अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील करते हुए SBI ने इलेक्ट्रल बॉन्ड से मुताल्लिक मुकम्मल जानकारी इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दी है। इस सिलसिले में आज SBI ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल कर दिया, जिसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से मुताल्लिक मज़ीद कोई जानकारी उसके पास नहीं है। SBI ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए 18 मार्च को सादिर हुक्म के मुताबिक उसने बॉन्ड खरीदने वाले बॉन्ड के नंबर, किस पार्टी ने उन्हें कैश कराया है, उसके नाम, कितने का बॉन्ड था, ये सभी जानकारियां इलेक्शन कमीशन को सौंप दी हैं। हलफनामे से अब जाहिर हो गया है कि बहुत टाल मटोल के बाद मुल्क के सबसे बड़े बैंक SBI ने इलेक्ट्रल बॉन्ड की मुकम्मल तफसील इलेक्शन कमीशन को सौंप दी है। हलफनामे में यह भी पाया गया कि इलेक्शन कमीशन को दी गई जानकारी में अल्फा न्यूमरिक नंबर्स की तफसील भी शामिल है। गौर करने वाली बात यह है कि कई लोग इस अल्फा न्यूमरिक यानी यूनिक नंबर की इशाअत का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे यह जाहिर हो जाएगा कि किस कंपनी ने किस सियासी पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया है। इलेक्शन कमीशन जब SBI के जरिए दी गई जानकारी को अपनी वेबसाइट पर डालेगी तो एक बार फिर कई बातों का इंकशाफ होने का पूरा इम्कान है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड मामले में आखिरी बार 18 मार्च को समाअत की थी। उस दिन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने SBI को सख्त फटकार लगाई थी और 21 मार्च की शाम 5 बजे तक इलेक्ट्रल बॉन्ड की सभी तफसीलात शेयर करने को कहा था। इसमें बॉन्ड पर सीक्रेट तरीके से दर्ज किए गए अल्फा न्यूमरिक नंबर्स की तफसील भी शामिल है। जुमेरात को SBI ने इसी हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट अदालत उज़्मा में दाखिल की है। लोकसभा इंतखाबात से कबल कांग्रेस ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिरकत की। पार्टी कायदीन ने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए BJP को फायदा पहुंचाया गया और कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स जानबूझकर मुंजमद कर दिए गए ताकि वो इंतखाबात में मसावी मुकाबला न कर सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि बैंक खातों को फ्रीज नहीं किया गया बल्कि हिंदुस्तान की जमहूरियत को फ्रीज किया गया। उन्होंने कहा कि यह वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से हमारे खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई है। The issue we are taking up today is extremely serious, as Congress President has just mentioned. This issue affects not just the Indian National Congress, it impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. However, even under these most challenging circumstances, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign. On the one hand, there is the electoral bond issue mentioned by Congress President Kharge, which has been declared unconstitutional by the Supreme Court. The electoral bonds have benefited, as everyone knows, the BJP hugely, massively. On the other hand, the finances of the principal opposition party, the Indian National Congress, are under a determined assault. This we all believe. 18वीं लोकसभा के आम चुनाव की घोषणा तो हो चुकी है। देश का हर एक नागरिक इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक है। भारत पूरी दुनिया में अपने लोकतंत्र मूल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है। किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य होता है, एसेंशियल होता है। साथ ही ये भी अवश्य होता है
कि सभी राजनीतिक दल के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड यानी समान लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सभी के पास समान रूप से संसाधन हो। ये नहीं कि जो सत्ता में है उनका रिसोर्सेस पर मोनोपोली हो, ये नहीं कि उनका मीडिया पर एक अधिकार हो, ये नहीं कि सत्ताधारी दल का संवैधानिक तथा न्यायिक संस्था जैसे आईटी, ईडी, इलेक्शन कमीशन, इन अपने दूसरे ऑटोनमस बॉडीज पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष नियंत्रण हो। दुर्भाग्य से जो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो इलेक्ट्रल बॉन्ड, चुनावी चंदा बॉन्ड के बारे में जो तथ्य निकलकर सामने आए वो बहुत ही चिंताजनक है, शर्मनाक भी है, क्योंकि इससे हमारे देश के छवि को ठेस पहुंची है। हमारे देश ने पिछले 70 सालों में निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र की छवि बनाई थी। उस एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और एक महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है। सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें। कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और वजीर आला अरविंद केजरीवाल के दरमियान जारी तनाज़े पर दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने का हुक्म देते हुए गिरफ्तारी पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया। दौरान समाअत हाईकोर्ट ने ईडी से केजरीवाल के खिलाफ सबूत अदालत में पेश करने के लिए कहा था, जिन्हें देखने के बाद अदालत ने यह हुक्म दिया और केजरीवाल की गिरफ्तारी से तहफ़्फ़ तलब करने वाली अर्जी खारिज कर दी। केजरीवाल ने ईडी के जरिए तफ्तीश के लिए तलब किए जाने की नोटिसों के बाद अदालत से उन्हें गिरफ्तार न किए जाने की जमानत मांगी थी। समाअत के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल तफ्तीश के लिए ईडी के सामने पेश होंगे, लेकिन ईडी को अदालत में इस बात की जमानत देनी चाहिए कि उनके खिलाफ
कोई ताज़ीरी कार्रवाई नहीं की जाएगी। केजरीवाल के वकील ने कहा कि वो पहले भी कई बार अदालत में पेश हो चुके हैं। केजरीवाल की तरफ से सवाल किया गया कि क्या वो सीनियर जजों की डिवीजन बेंच के सामने अपील नहीं कर सकते कि उनके खिलाफ कोई ताज़ीरी कार्रवाई ना की जाए। मरकज की मोदी हुकूमत के जरिए हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी विकसित भारत यानी तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान से मुतालिक व्हाट्सएप पैगामात बड़ी तादाद में भेजे गए हैं, जिस पर ज़बरदस्त तनाज़ा भी शुरू हो चुका है। अभी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने सख्त कदम उठाते हुए हुकूमत को हिदायत दी है कि वो इस मैसेज को भेजने पर फ़ौरन रोक लगाए। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने वजारत बराए इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हिदायत जारी की है, जिसमें कहा गया कि अगर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने के बाद भी लोगों के पास विकसित भारत से जुड़े पैगाम जा रहे हैं तो उन पर फ़ौरन रोक लगनी चाहिए। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि इस सिलसिले में की गई कार्रवाई से मुताल्लिक रिपोर्ट कमीशन को भेजी जाए। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की जानिब से वोटर्स को लुभाने के लिए मुल्क भर में लगाए गए होर्डिंग्स, बैनर्स और पोस्टर्स को अंदरून 24 घंटे हटा देने की हिदायत दी है। काबीनी सेक्रेटरी समेत मुल्क के चीफ सेक्रेटरीज को मकतूब रवाना करते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, एयरपोर्ट, सरकारी बसों, टेलीफोन व इलेक्ट्रिक पोल्स के अलावा सरकारी इमारतों वगैरह पर लगाए गए सियासी इश्तिहारात को फ़ौरन हटाने की हिदायत दी गई। कमीशन ने इस दौरान जगह जगह दीवारों पर लिखे गए नारों को भी मिटाने की हिदायत जारी की है। ये कार्रवाई कांग्रेस पार्टी की जानिब से की गई शिकायत के बाद की गई है। शिकायत में कहा गया कि बाज़ पार्टियां अपनी हुसूलियाबियां जाहिर करने के लिए बैनर्स और पोस्टर्स लगा रही हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को अहम हिदायत जारी की है। बैंक ने 31 मार्च यानी इतवार को सरकारी महकमों के खातों को बरकरार रखने के लिए छुट्टी मनसूख कर दी है। वाज़ेह किया गया कि मुल्क में तमाम एजेंसियों के बैंकों की शाखें खुली रखी जाएं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फैसला माली साल 2023-24 के लिए हुकूमत के माली मामलात को मुकम्मल करने के लिए लिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मल्काजगिरी पार्लियामेंट के कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए पार्लिमानी इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो बतौर वज़ीर आला आज जिस कुर्सी पर बैठे हैं, यहाँ पहुँचने से पहले वो मल्काजगिरी पार्लिमानी सीट की नुमाइंदगी करते थे। उन्होंने कहा कि बहुत से कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और कुछ ने बीआरएस का साथ दिया, लेकिन आइंदा लोकसभा इंतखाबात में हालात बहुत ही मुख्तलिफ होंगे और कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी है। उन्होंने कहा कि मल्काजगिरी में 2964 बूथ हैं, इनमें से हर एक बूथ में हर कारकुन को एक सिपाही की तरह काम करना पड़ेगा। मल्काजगिरी मुल्क की सबसे बड़ी पार्लिमानी नशिस्त है। मल्काजगिरी की जीत ने उन्हें रियासत तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बनाया। केसीआर का जवाल 2019 का आगाज़ भी मल्काजगिरी पार्लियामेंट से ही हुआ था। उन्होंने कहा कि अगले 100 दिन तक पूरी तरह इस कॉन्स्टिट्यूंसी को मजबूत बनाने के लिए सबको मेहनत करनी पड़ेगी। रियासत हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने हैदराबाद के MNJ कैंसर हॉस्पिटल में कायम किए गए सफाई सुथराई, सिक्योरिटी और कैंसर से मुतालिक आगाही मराकज़ का मुआयना किया। डॉक्टर श्रीनिवास मनस्वामी राधा अड्डंकी ट्रस्ट MNJ कैंसर हॉस्पिटल में पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं। गवर्नर दत्तात्रेय, रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने सर अड्डंकी की तरफ से अस्पताल में अपने खर्च पर किए जा रहे सफाई, सलामती और बेदारी के प्रोग्रामों और फार्मा कंपनियों की तारीफ़ की। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि यहाँ पे इस किस्म की कार्रवाइयाँ मज़ीद बढ़ाई जाएंगी। तेलंगाना कांग्रेस में बीआरएस के कायदीन की शमूलियत का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में मधुल के साबिक रुकन असेंबली विठल रेड्डी ने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। उनके अलावा उनके हामी भी इस मुहिम में उनके साथ शामिल हुए और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने आज राजभवन पहुंचकर तेलंगाना गवर्नर CP राधाकृष्णन से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने काफ़ी देर तक रियासती गवर्नर से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वाज़ेह है कि नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का नागुज़ीर वजूहात की बिना पर कल मुनक़िद होने वाली गवर्नर की हलफ़बरदारी की तकरीब में शिरकत नहीं कर सके थे।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर कायद जी निरंजन ने सुप्रीम कोर्ट से ख्वाहिश की कि वो आम इंतखाबात तक अपोजिशन जमातों के कायदीन को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई या किसी और एजेंसियों के जरिए हरासा ना करे और मुल्क में गैर जानिबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाए। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए निरंजन ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही है, जबकि हिंदुस्तान की जमहूरियत दुनिया भर में मिसाली मानी जाती थी। भारत पुतिन साहब के फेवर में स्टेज मैनेज्ड इलेक्शंस चल रहे, जिसपे कॉन्टेस्ट कर रहे हमारे ट्रंप साहब। बीच में कुछ दिन पहले ट्रंप साहब ये बताए अगर मैं हार गए तो अमेरिका में ब्लड शेड होगा बोल के बोले। तो डेमोक्रेसी और ट्रेजरर अजय मकन साहब दिल्ली में थोड़ी देर पहले प्रेस मीट बात करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को नहीं दबाने के वास्ते इतना कोशिश कर रहे, कांग्रेस का फंड्स को फ्रीज करके एक हमारे कोई नेता प्रचार के वास्ते जाने के वास्ते एक रेल का टिकट भी दिलाने के माफक बने कांग्रेस पार्टी नहीं है बोल के बोले। 2017 कांग्रेस के रुकने कानून साज काउंसिल बालमुरली वेंकट ने आज बीआरएस के सोशल मीडिया इंचार्ज से मुतालबा किया कि अगर उनके पास चित्रपुरी लेआउट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मुलविस होने का सबूत हो तो वो दस्तावेजात के साथ डायरेक्टर जनरल पुलिस से रुजू हो ताकि कार्रवाई की जा सके। बालमुरली वेंकट ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीआरएस 10 साल इख्तिदार पर रही, चित्रपुरी लेआउट की तहकीकात उस वक्त क्यों नहीं की गई, लेकिन अब आम इंतखाबात के सामने सोशल मीडिया के जरिए अवाम में रेवंत रेड्डी के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ऐसे 100 दिन में जितने भी स्कीम्स कांग्रेस पार्टी ने वादा किया वो पूरे स्कीम्स कांग्रेस पार्टी ने इम्प्लीमेंट किया। एक भी दिन टीआरएस के तरफ से कोई भी उसके लिए ठीक है अच्छा काम करा पब्लिक के लिए बात नहीं करे। शुरुआत से जो भी करे सीएम के खिलाफ और गवर्नमेंट के खिलाफ नेगेटिव प्रचार करते ही जा रहे। अगर उनको कुछ तकलीफ है असेंबली में हम उनको मौका दिए कि असेंबली उतना दिन चला, जो भी प्रॉब्लम्स है असेंबली में और डिस्कशन करेंगे, लेकिन पब्लिक के सामने असेंबली में वो आए नहीं। केसीआर साहब बात नहीं करे। सोशल मीडिया में जो हकीकत नहीं है उसको सर्कुलेट करने की वजह से थोड़े लोग जिनको तकलीफ पहुंचा सीएम जी के खिलाफ गलत आरोप रख रही है, गलत है बोल के जो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दिए तो उसके आधार पे पुलिस ने इंक्वायरी करके उनको बुला के उनका फोन सीज करके इंक्वायरी करे, जो नॉर्मल प्रोसेस है। और आज ये लोग बाहर आके बात कर रहे हैं जो उनके नाम जो क्लेम करे सोशल मीडिया में, ये प्रजा प्रभुत्व में, ये गवर्नमेंट में, पब्लिक गवर्नमेंट में जो है आपको बात करने का फ्रीडम है, लेकिन जो हकीकत है वही बात करना। आपको बात करने का फ्रीडम है, बल्कि आपको जो मर्जी में आए सीएम के खिलाफ अगर बात करेंगे 100% उस पर कार्रवाई होगी, उसमें 100% पुलिस का ड्यूटी जो है वो करेंगे। और हकीकत से मैं कृषांक जी से और टीआरएस के सोशल मीडिया जगनमोहन राव जी से उनसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। अगर सच्ची में आपके पास एविडेंसेस है, आप एविडेंसेस लेके बाहर आइए। जो लोग करें 100% ये गवर्नमेंट में जो लोग भी गलत करें उनके ऊपर 100% कार्रवाई होगी, 100% उनके ऊपर जो एलिगेशंस है और 100% उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन ये पूरा छोड़ के अगर आप पब्लिक को रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट करके आप सोशल तेलंगाना मीडिया शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सदरनशीन प्रीतम और तेलंगाना फिशरीज कॉर्पोरेशन के सदरनशीन मिट्टू साई किरण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हुकूमती इदारों के तकर्रुरात में नौजवानों को ओहदों पर फायज करते हुए एक मिसाल कायम की है। गांधी भवन में आज अलहदा मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दोनों कायदीन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि तेलंगाना कांग्रेस ने नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से सियासी ज़िंदगी का आगाज़ करने वाले अनिल कुमार यादव को राज्यसभा और बालमुरली वेंकट को कानून साज काउंसिल के अलावा 5 अहम कायदीन को नामजद ओहदों पर मुतयन किया है और ये पैगाम दिया है कि कांग्रेस पार्टी हकीकी कारकुनों को नज़रअंदाज नहीं करती है। भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व ने आज युवा लोगों को बहुत अच्छे पोजीशंस दिया इस तेलंगाना के स्टेट में। हमारे मुख्यमंत्री साहब श्री रेवंत रेड्डी जी जो हमारे 5 भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के 4-5 अध्यक्षों को अच्छे पोजीशंस पे लगाए। एक तो हमारे महेश कुमार गौड़ साहब को एमएलसी बनाए, पूनम प्रभाकर गौड़ जी को मंत्री बनाए, वंशी चंद्र रेड्डी साहब को
महबूबनगर के पार्लियामेंट टिकट दिए, अजमतुल्लाह हुसैनी साहब को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाए और एमएलसी अभी वेंकट को बनाए। तो 5-5 एनएसयूए से जो निकल के आए हैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में, जो ज़मीनी से काम करे हैं, 5-5 अध्यक्षों को आज बहुत अच्छे पद मिला है। और जो हम उसी तरह से जो हम नेशनल लेवल पे जो काम करें, मैं हूँ अभी एसी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बन गया और बीसी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नूरती श्रीकांत गौड़ साहब और मिट्टू साई साहब जो हमारे फिशरमैन के चेयरमैन हैं, सारे हमारे एक युवाओं को आज आगे बढ़ाए हैं। आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में हम सारे लोग एकजुट होकर काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी 17 की 17 सीट जीतने का पूरा तरह से जोर लगा के हम काम करेंगे। जो भी कार्यकर्ता काम करते हैं उसको अच्छा पोजीशन मिलता है कांग्रेस में। जो हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के तहत आज हम यहाँ पे बैठे हैं और प्रजा के लिए सेवा करेंगे। और जो प्रजावाणी चल रहा है उसमें भी हम हर एक हफ्ता जाएंगे और प्रजा का पूरा वाणी हम सुनेंगे। तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री हरजीराजी रहनुमा जनाब जो काम करने कांग्रेस के पार्टी के लिए दिन रात मेहनत जो करे, पूरे कार्यकर्ता को ऐसा सम्मान देना, ऐसा मौका देना, ओनली कांग्रेस पार्टी और रेवंत रेड्डी साहब से के लिए धन्यवाद अर्पित करता हूं। युवा पीढ़ी को और कांग्रेस पार्टी झंडा उठा के कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने हर कार्यकर्ता को ये मनोबल का हिस्सा है। रेवंत रेड्डी साहब चुनाव से पहले एक ही बात बोले, कांग्रेस पार्टी को झंडा पकड़ने वाले के घर को आके मैं पहुंच दूंगा और कांग्रेस पार्टी के लिए जो काम करे हर कार्यकर्ता को मैं एक ही भरोसा देता हूँ। हुकूमत आने के बाद हर कार्यकर्ता को अपन कांग्रेस पार्टी के हर जगह में उनको इस्तेमाल करे हुए और पूरे आभार प्रकट करता हूँ। और आने वाले चुनाव में हम हमारे हिस्सा की भागीदारी का काम करेंगे। रेवंत रेड्डी साहब की सदारत में तेलंगाना में 12 से लेकर 14 के अंदर बीआरएस के रुकन असेंबली जगदीश रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर किसानों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। आज उन्होंने खुशहाली से मुतासरा कई इलाकों का दौरा किया और किसानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के साथ नाइंसाफ़ी की है और उन्हें दरकार मिक़दार में पानी मुहैया नहीं करवाया, जिसकी वजह से हज़ारों एकड़ पर फैली खड़ी फसलें सूख गई हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर मुतासरा किसानों को मुआवजा मुहैया करवाए। उन्होंने कहा कि कई किसान हैं जिनको इस फसल पर 25,000 से 30,000 का नुकसान पहुंचा है, लिहाजा हुकूमत फौरी इन किसानों के नुकसानात का एक जायज़ा ले और उन्हें फौरी मदद मुहैया करवाए। तेलंगाना बीजेपी के सदर और मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ ताकतें एनडीए को शिकस्त देने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने आज हैदराबाद के बाग अंबरपेट डिवीज़न में मुख्तलिफ कॉलोनियों की वेलफेयर सोसाइटियों के अरकान से बातचीत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग होनी चाहिए और हर किसी को मुल्क की खातिर तरक्की के लिए और मुल्क की इज्जत के लिए पोलिंग में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने तमाम पर जोर दिया कि वो अपने हक़ राय दही से इस्तेफादा करें। उन्होंने कहा कि एनडीए इत्तेहाद में 14 पार्टियां हैं। कल तमिलनाडु में बाज़ दीगर इलाकाई जमातों को इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दी गई। जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण 18 या 20 जुलाई को अपनी पार्टी को बीजेपी में जम करने जा रहे हैं। वो राज्यसभा जाएंगे और आंध्र प्रदेश के नतायज का उनके फैसले से कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो राज्यसभा के लिए मुंतखब होकर मरकजी वजीर का ओहदा हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। कहा जाता है कि वो सियासत में दिलचस्पी नहीं रखते और पार्टी लीडर होने के नाते भी वो ये फैसला करने से कासिर हैं कि उनका हल्का और दीगर पार्टियां हम आहंग हैं या नहीं। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की माहिरीन की टीम ने दूसरे दिन सेंट्रल डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन के इंजीनियरों से मुलाकात की। एरम मंजिल में वाक़ जलसौदा में चंद्रशेखर अय्यर की ज़ेर क़यादत कमेटी ने इंजीनियरों के साथ अलग अलग बातचीत की। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर तामीर करदा मेडीगड्डा, अनारम और सुंदेला बैरेजेस के डिज़ाइन की तफसीलात के बारे में तफसीलात हासिल की गई। सेंट्रल डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन जिसने उन्हें डिज़ाइन किया था, इससे पहले ही गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई थी। चंद्रशेखर अय्यर जिन्होंने प्रोजेक्ट की तामीर के जिम्मेदार इंजीनियरों के साथ अलग अलग मुलाकात की, डिज़ाइन से मुतालिक तफसीलात हासिल की। कमेटी ने ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से जामे तफसीलात तलब की हैं जो डैम्स के इंतज़ामिया का जिम्मेदार है।
चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों से कहा कि वो लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र मॉडल ज़ाब्ते अखलाक को मौसर तरीके से नाफिज करने के लिए तालमेल से काम करें। ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के हवाले से आज सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इस मीटिंग में पुलिस, एक्साइज, कमर्शियल टैक्सेस, जंगलात, रेवेन्यू, ट्रांसपोर्ट और दीगर महकमों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए CS ने अहदेदारों से कहा कि वो आइंदा लोकसभा इंतखाबात में इसी जज्बे के साथ मजीद मौसर तरीके से काम करें जिस तरह हाल ही में मुनक्किदा कानून साज असम्बली के इंतखाबात में किया था। जिले निर्मल में एक मां ने अपने माजूर और पोलियो से मुतासिर बेटे को गोद में उठाकर 10वीं जमात के इम्तिहानी मरकज़ के अंदर पहुंची। जिले के सारंगपुर मंडल के चिंचोली बी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला चरण पोलियो से मुतासिर है। इसके हाथ भी मुनासिब तौर पर काम नहीं करते हैं, ताहम इसके बावजूद तालीम हासिल करने की वो ख्वाहिश रखता है। 15 माह पहले उसके बाप की मौत हो गई थी। तभी से उसकी माँ पद्मा बीड़ी बनाने का काम करते हुए अपने मायके में मुकीम है। क़ब्ल अज़ीं चरण को इसके दादा स्कूल छोड़ते थे, ताहम अब वो उम्र की ज़्यादती की वजह से ऐसा करने से मजबूर हैं। चरण की 10वीं जमात के इम्तिहान के पेश नज़र उनकी मां ऑटो के ज़रिए उन्हें इम्तिहानी मरकज़ ले आई, जहां उसको गोद में उठाकर उसने इम्तिहानी मरकज़ में पहुंचाया और उसे अलॉटेड सीट पर पहुंचाया। उसने बताया कि माजूरों को अलॉट करदा स्क्राइब की मदद से उसके बेटे ने इम्तिहान तहरीर किया है। फैंसी नंबर प्लेट से तेलंगाना के महकमे ट्रांसपोर्ट को गुज़िश्ता 5 दिनों में 5 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इस माह की 15 तारीख से गाड़ियों के नंबर प्लेट्स TS से TG में तब्दील कर दिए गए। फैंसी नंबर प्लेट्स के जरिए हैदराबाद को सबसे ज़्यादा 2 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। फैंसी नंबरात के सिलसिले में रोज़ बरोज़ आवाम में जुनून बढ़ता जा रहा है। सालगिरह, शादी की सालगिरह, लक्की नंबर, फैंसी नंबरात को समझते हुए उनको हासिल किया जा रहा है। इस रुझान में इजाफा होता जा रहा है। एक नंबर की बोली तकरीबन 1 लाख रुपए तक दी जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा बोली देते हुए इस तरह के फैंसी नंबरात के शौकीन अफराद इसको हासिल कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में एंट्रेंस टेस्ट के शेड्यूल में तब्दीली की गई है। AP सेट 13 मई को होने वाले इम्तिहान को 16 मई तक मुलतवी कर दिया गया है। एग्रीकल्चर और फार्मेसी के इम्तिहान 16 मई के बजाय अब 17 मई को होंगे। 18 से 22 मई तक इंजीनियरिंग के तहरीरी इम्तिहानात होंगे। आंध्र प्रदेश PG सेट के इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं और तहरीरी इम्तिहान 3 जून के बजाय अब 10 जून से होंगे। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र तेलंगाना के महबूबाबाद ज़िले मुस्तखर में DSP तिरुपति राव की हिदायत पर पुलिस ओहदेदारों ने वसी पैमाने पर तलाशी ली। महबूबाबाद रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, नेहरू सेंटर समेत मुख्तलिफ मराकज़ में इंसदाद बम स्क्वाड के साथ तलाशी ली गई। रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर आने और जाने वाली ट्रेनों की भी तलाशी ली गई। साथ ही मुश्तबा अफराद से पूछगछ की गई। तेलंगाना के ज़िले करीमनगर में 2 RTC बसें मुतसादिम हो गई। यह हादसा ज़िले के गंगाधर इलाके में पेश आया। करीमनगर हुजूराबाद डिपो से ताल्लुक़ रखने वाली 2 बसें चौराहे से बस स्टैंड की तरफ जा रही थी कि तंग सड़क की वजह से इन बसों का तसादुम हो गया। ताहम दोनों बसों की रफ्तार के कम होने के सबब इस हादसे में बस में सवार मुसाफिरीन महफूज रहे। नाबालिग लड़के की जानिब से जिनसी इस्तेसाल के नतीजे में 10वीं जमात की तालिबा हामिला हो गई। ये शर्मनाक वाक़या तेलंगाना के ज़िले भद्रादरी कोत्तागुडम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सुजाता नगर मंडल की एक लड़की इस वक्त 10वीं जमात में ज़ेर तालीम है। वो इस महीने की 18 तारीख को इम्तिहान लिखने के लिए इम्तिहानी मरकज़ पहुंची थी कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां तिब्बी मायनों के बाद पता चला कि वो हामिला है। पूछताछ पर लड़की ने बताया कि इसी गांव के एक तालिब इल्म ने उसके साथ जिनसी ज़्यादती की है। इस सिलसिले में लड़की के वालिदैन ने गाँव के बुजुर्गों की मौजूदगी में इस मामले को पंचायत से रुजू किया। पंचायत ने लड़के को 2 लाख रुपये जुर्माना आयद किया। बादशाह ICDS हुक्काम को लड़की के वालिदैन के जरिए इस मामले का इल्म हुआ और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। ICDS हुक्काम की शिकायत पर लड़के के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अगले महीने यानी 8 अप्रैल को आसमान पर एक मुजज़ा होने वाला है। इस दिन साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण
आमतौर पर उस वक्त होता है जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा जाता है। ताहम अगर चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाए, सूरज को मुकम्मल तौर पर एक दायरे में ढांप लिया जाए तो मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है। इसकी वजह से सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच सकती, जिसके बायस बाज़ इलाकों में मुकम्मल अंधेरा छा जाता है। 8 अप्रैल को होने वाले सूरज ग्रहण की वजह से अमेरिका के बेशतर इलाकों में अंधेरा छा जाएगा, जिसकी वजह से सैकड़ों स्कूलों में पहले ही तातील का ऐलान किया जा चुका है। लोग इस मुकम्मल सूरज ग्रहण को देखने के लिए तैयार हैं, जो पिछले साल 14 अक्टूबर को रिंग ऑफ फायर के बाद आने वाला है। मेक्सिको में शुरू होने वाला सूरज ग्रहण टेक्सास, ओक्लाहोमा, आर्काइंस, मसूरी और दीगर रियासतों से होता हुआ कनाडा पहुंचेगा। इसकी वजह से ग्रहण के दौरान उन रियासतों में मुकम्मल अंधेरा छा जाएगा। इसी तरह टेनेसी और मिशिगन के कुछ हिस्से मुकम्मल सूरज ग्रहण का मुशाहिदा कर सकेंगे। ये गुज़िश्ता 50 सालों में सबसे तवील सूरज ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:12 पर शुरू होगा और 8 अप्रैल की सुबह 1:25 पर ख़त्म होगा। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।